जय सीताराम। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किसी भी डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आज हम देखेंगे कि किसी भी डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन यानी डाइपोल को जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसके सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे उसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसी का एक और नाम भी है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन या हिंदी में इसे कहते हैं निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे इसका। तो हम पहले एक डाइपोल बनाएंगे। ये हो गया -Q और ये हो गया +Q। ये इसका सेंटर मान लेते हैं या मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो बीच की दूरी हम 2L मानते हैं। तो अगर ये सेंटर हुआ तो ये दोनों डिस्टेंस हो जाएंगी L, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी L। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे। ध्यान रहे ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। मान लेंगे ये जो दूरी है P से लेकर के, इसको हम कोई नाम दे देते हैं O। तो P और O ये दूरी हम मान लेते हैं R है। अब पॉइंट P पे +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। पॉइंट P पे हम अगर कोई टेक्स्ट चार्ज रखेंगे तो वो पॉजिटिव रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, उस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव यानी इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो यानी जो पॉइंट P पे Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसे हम कह देंगे E1। और पॉइंट P पे -Q के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर होगा। इसे हम कह देते हैं E2। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइंस को मिला दें चार्ज से, तो हमारी ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ये इतनी दूरी L है, ये R है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी क्या हो जाएगी, √का R² प्लस L²। और ये भी हो जाएगा √का R² प्लस L²। अब अगर हम E1 और E2 का अलग अलग मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा E1 = 1/4πε0 और Q/, और डिस्टेंस क्या है √R² प्लस L²। और यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R² प्लस का L²। अगर हम E2 निकालें तो वो क्या होगा 1/4πε0 Q/R² प्लस L²। अब हम देख सकते हैं E1 और E2 दोनों का मान बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है E1 और E2 दोनों डिफरेंस दिशा में है। मतलब दोनों एक, ये देखिए E1 हमारा इस दिशा में जा रहा है, इसको अगर हम कोई नाम दे देते हैं A और B, तो E1 हमारा कौन सी दिशा, BP की दिशा में हो गया, BP की दिशा में। और E2 हमारा हो गया PA की दिशा में, PA की दिशा में। अब इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वो निकालने के लिए हमें इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। इस फिगर को हम थोड़ा अलग से बना लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा कुछ E2 और इधर जा रहा है हमारा E1, और ये कोण थीटा है, ऐसा कुछ है। अब अगर हम E1 को तोड़ेंगे तो E1 हो जाएगा, इधर थीटा है तो थीटा की तरफ जो इसका घटक आएगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसका एक घटक चला जाएगा E1 sin थीटा।
सिमिलरली E2 के साथ E2 का इधर वाला घटक हो जाएगा E2 साइन कॉस थीटा और ये वाला घटक हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि बराबर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो केवल और केवल इस डायरेक्शन में आ रहा है, और वो भी किसके साथ आ रहा है? कॉस के साथ आ रहा है। तो हमारा जो ई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है? ये है OB। OB का मान कितना हो गया? L। और कर्ण यहाँ पे क्या है? कर्ण है ये BP। इसकी दूरी कितनी है? अंडर रूट का R² प्लस L², या R² प्लस L² की पावर 1/2। अंडर रूट का मान होता है 1/2 घात में। तो हमारा जो ई नेट का मान आया वो है E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R² प्लस L² कॉस थीटा, और E2 का भी मान यही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R² प्लस L² कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R² प्लस L² और कॉस थीटा जुड़ के 2 कॉस थीटा हो गए। और हम अभी देखे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? L/R² प्लस L² की पावर 1/2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा ई नेट का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R² प्लस L² इंटू 2 कॉस थीटा की वैल्यू L/R² प्लस L² की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपन। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे जो पूरा पावर आ जाएगा वो हो जाएगा R² प्लस L² की पावर 3/2। और ये 2QL मिलके क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि P, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपन। अब यहाँ पे जैसे पिछले डेरिवेशन में हमने किया था कि L² को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उसका मान बहुत छोटा है, तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो जब हम L² को नगण्य मान के छोड़ देंगे तो हो जाएगा R² की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो ई नेट का मान आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। तो ये है हमारा पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R²। यानी अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए लिखें, कोई पॉइंट चार्ज है, तो उसके लिए जो E होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/R² के। लेकिन हमने पिछले वीडियो और आज के वीडियो में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो 1/R³ के प्रोपोर्शनल है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R² के प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/R³ के प्रोपोर्शनल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।